मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पेपर के अंदर वुड के घोषणा पत्र 1854 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करेंगे और इसके गुण दोष को जानेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर अनेक प्रयोग करने के लंबे समय के बाद देखा गया कि मैकाले ने जैसा सोचा था कि उसका लाभ होगा। भारतीय जनसाधारण शिक्षा के मामले में प्राप्त नहीं कर सका जो उन्होंने सोचा था, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के अच्छे परिणाम लेकर आएगा, लेकिन ये बुरी तरह से असफल हुआ। इसका कारण रहा कि जितना जोर अंग्रेजी भाषा पर दिया गया था वह सब गलत साबित हुआ। जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की मांग थी जो जनसाधारण तक पहुंच सके। तो ब्रिटिश संसद को पता चल चुका था कि भारतीय शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए और एक स्थायी नीति का निर्माण होना चाहिए। इसलिए सोचा गया कि भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को ले लेनी चाहिए। शिक्षा पर होने वाले वार्षिक खर्च भी बहुत ही कम था। उस समय तक भारत के अंदर कोई शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय नहीं थे, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट आती रही। स्त्री शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरी तरह से अदृश्य थे, यानी कि ये तो होते ही नहीं थे। तो 1853 तक भारत की शिक्षा पूर्ण रूप से समस्याग्रस्त बन गई थी। अब तक ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर, 1835 के मैकाले विवरण और 1835-38 की एडम की रिपोर्टों के द्वारा भारत के अंदर अनेक शैक्षिक प्रयोग किए गए, परंतु इन प्रयोगों के द्वारा शिक्षा का विकास होना तो दूर और अनेक विवाद उत्पन्न हो गए। इन विवादों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। एक समय ऐसा आ गया कि इस पुनरावलोकन के प्रकाश में भविष्य की कोई एक विस्तृत नीति बनानी थी जो भारत में शैक्षिक पुनर्निर्माण का कार्य कर सके। ऐसे समय में ही 1854 के शैक्षिक घोषणा पत्र का अभ्युदय हुआ। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। चार्ल्स वुड भारत आया और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से कुछ सलाह की और वापस चला गया। इंग्लैंड जाकर उसने शिक्षा संबंधी सिफारिशों को यहाँ भेजा और उनकी इन सिफारिशों संबंधी प्रलेख को ही वुड का घोषणा पत्र या भारतीय शिक्षा का शिलाधार, भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र भी इसको कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में समस्त भारतवासियों के लिए एक योजना थी। इसको तैयार करने में अनेक पाश्चात्य विद्वानों व सुविज्ञों के द्वारा, जैसे लॉर्ड डलहौजी, जॉन स्टुअर्ट मिल, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और डफ आदि ने अपना योगदान दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस घोषणा पत्र का स्वागत करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक योजना थी। इस प्रकार की व्यापक रूपरेखा किसी प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकार के द्वारा कभी भी प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। वुड के घोषणा पत्र के लक्ष्य। स्वयं वुड ने अपने घोषणा पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी लक्ष्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता जितना कि शिक्षा। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने संपर्क से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा के द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से संपन्न हो सके। तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के उन्होंने मुख्य लक्ष्य बताए हैं। कौन कौन से बताए कि भारत में शिक्षा न केवल बौद्धिक क्षमता का उच्चतम विकास करेगी, बल्कि शिक्षा का लाभ उठाने के लिए नैतिक चरित्र का भी विकास करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षित, विश्वसनीय और उद्यमशील जनसेवक उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा, इसने बताया भारतीयों को यूरोपीय लेखकों की कृतियों से परिचित कराना भी था। चौथा, इसके अंदर भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान के वरदान और प्रकाश से उन्नत बनाना था। पांचवा इसके अंदर है कि भारतवासियों में
कंपनी के कार्यालयों कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना, जिससे कि वो रोजगार, श्रम तथा पूंजी आदि शब्दों से परिचित हो सकें और श्रमिकों की उचित जो है आपूर्ति जारी रह सके। अब है इसकी सिफारिशें। तो इस घोषणा पत्र के अंदर क्या क्या सिफारिशें रखी गई थी। सबसे पहले हम इसके अंदर शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से उद्देश्य इसके अंदर निर्धारित किए गए। सबसे पहले इसके अंदर किया गया भारतीयों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को उच्च स्तर का बनाना। दूसरा, नागरिकों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना। तीसरा, इसके अंदर भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना। चौथा, भारत के अंदर अंग्रेजों के राजकार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए सुयोग्य जो है कर्मचारियों को तैयार करना। और पांचवा, इसके अंदर निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे भारतीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना। नेक्स्ट इसके अंदर आया कि पाठ्य विषय कैसा होना चाहिए। वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी को महत्व दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना। तो इसी के अंदर चर्चा करते हुए वुड ने कहा कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य या यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। तीसरा, इसके अंदर बताया जन शिक्षा प्रसार। इसके अंदर जो इन्होंने 5 निर्णय लिए। कौन कौन से लिए। सबसे पहले, निस्यंदन सिद्धांत को रद्द किया गया और शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए कराई गई। दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया गया। तीसरा, इसके अंदर विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। और चौथा, इसके अंदर कि भारतीय भाषा का विकास किया गया, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और अच्छे अनुवादकों को पुरस्कृत भी किया गया। पांचवा, इसके अंदर भारत में जन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को जो है बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट, इसके अंदर शिक्षा का उत्तरदायित्व। वुड के घोषणा पत्र में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना, कंपनी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर दिया गया। इसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। तो यह जो है हमारे सबसे अधिक जो है पुनीत कर्तव्यों में से एक कार्य होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो इसमें इस पत्र के अंदर कहा गया कि भारतीय भाषाओं की महत्ता को मानते हुए जन सामान्य के लिए यूरोपीय ज्ञान का प्रसार देशी भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का उपयोग इन लोगों की शिक्षा में होना चाहिए जो इसका इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके कि इसके माध्यम से यूरोपीय ज्ञान को ग्रहण कर सके। इस प्रकार से अंग्रेजी देसी और विदेशी दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए घोषणा पत्र ने ये उम्मीद जताई कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और देसी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ देखने की आशा रखते हैं। अब इसने शिक्षा विभाग की बात कर रहा है कि वुड के घोषणा पत्र में भारत तत्कालीन 4 अंग्रेजी प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग बनाने का आदेश दिया गया। इसका संचालन का भार शिक्षा निदेशक को दिया गया। इसकी सहायता के लिए शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान भी इसके अंदर रखा गया। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। इस घोषणा पत्र के अंदर कहा गया कि सरकारी छात्रवृत्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों की उच्च उपलब्धियों तथा बढ़ती यूरोपियन व एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत के अंदर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है इसके अंदर सहायता अनुदान प्रणाली। घोषणा पत्र के अंदर पहली बार देशी व विदेशी संस्थाओं को बगैर किसी के भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। अनुदान में प्राप्त धन का जो है वह भवन निर्माण के लिए किया जाएगा, विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए, शिक्षकों के वेतन के लिए और छात्रवृत्तियों को देने के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना।
इस घोषणा पत्र में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इसके अंदर स्त्री शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र के अंदर भारतीय स्त्रियां नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए और उनकी भौतिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके उत्थान के लिए निम्न बातें कही गई कि बालिका विद्यालयों को विशेष आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, स्त्री शिक्षा के सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रखा इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा। इस पर बल देते हुए कहा कि भारतीय प्रांतों में इस प्रकार के विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए जो कि भारतीय बेरोजगार युवकों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा मुहैया करा सके। नेक्स्ट इसके अंदर रखा शिक्षकों का प्रशिक्षण। इस पत्र के अंदर शिक्षक के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को आवश्यक मानते हुए निम्न आदेश दिए। क्या आदेश दिया कि भारत के अंदर ब्रिटेन की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा के शिक्षकों के लिए अलग अलग होना चाहिए। विधि समझ रहे हो आप, यहाँ पे लॉ से संबंधित है और जनरल जैसे कि आप कर रहे हैं और चिकित्सा वाला डॉक्टर के लिए है। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर धार्मिक शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र के अंदर एक तरफ धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थता की नीति की बात की गई है, दूसरी तरफ मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की खुली छूट दी गई है। सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर शिक्षक और विद्यार्थी। तो इसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए वेतन वृद्धि की बात कही गई है। संस्थागत निर्धन एवं गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जो है देने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर मुस्लिम शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की पिछड़ी शैक्षिक स्थिति को देखते हुए उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए भी निम्न घोषणाएं की गई कि उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। विद्यालयों की तरफ जो आकर्षित करने के लिए कारगर कदम भी उठाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर प्राच्य साहित्य विदेशी भाषा को प्रोत्साहन। वुड के घोषणा पत्र में इस तरह की उम्मीद भी जताई गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर लिखित दिया गया कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए और उनके लेखकों को पर्याप्त धनराशि भी दी जाए जिससे उनका मनोबल बढ़े, और पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों का देसी भाषाओं में अनुवाद कराकर जन सामान्य को पाश्चात्य ज्ञान से जो है अवगत कराना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसकी सिफारिशें दी गई थी। अब इसके हम गुण के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने इस पत्र के क्या क्या गुण हैं। चार्ल्स वुड ने पहली बार भारतीय शिक्षा का अच्छी तरह से अवलोकन किया और बताया कि शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वुड ने अपने घोषणा पत्र में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इन सभी समस्याओं और खामियों को उजागर करने का प्रयास किया है। तो उनके जो पत्र के अंदर जो गुण हैं वो क्या क्या हैं। वुड के घोषणा पत्र में पहले के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों और मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत आदि को अनैतिक सिद्ध किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वह जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करे। घोषणा पत्र के अंदर शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, उनका वेतन बढ़ाने की बात की गई है कि उनका उत्साह बढ़ सके। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा को आरंभिक जो मजबूती प्रदान की है। वुड ने शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया, उसे नई दिशा दी, और यही कारण है कि 1813 के चार्टर में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने के निर्देश देने के बावजूद भी लगभग 1 दशक तक शिक्षा के क्षेत्र में उचित धनराशि खर्च नहीं की गई। वुड ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण रूप से प्राच्य भाषाओं की अवहेलना नहीं की है, उन्हें उचित स्थान दिया गया है। घोषणा पत्र के अंदर प्राच्य भाषा साहित्य के मुद्रण, प्रकाशन, पठन पाठन के लिए छात्रों को उचित छात्रवृत्तियां और अन्य प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्देश दिया है। घोषणा पत्र के अंदर मुस्लिम शिक्षा को भी जो है महत्व दिया है। ये निर्देश दिया कि मुस्लिमों को उच्च शिक्षा
प्राप्त करने के लिए उचित प्रोत्साहन देना चाहिए। वुड के घोषणा पत्र के अंदर शिक्षा के सभी पक्षों का सुव्यवस्थित रूप से प्रकट होकर सामने आया है। घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिशें की गई हैं, जिसने शिक्षा और रोजगार के बीच जो है संबंध स्थापित कर दिया है। ये इसकी कुछ गुण थे। अब इसके अंदर कुछ दोष भी हैं। वो दोष क्या हैं? पहला, घोषणा पत्र के अंदर धर्म के मामले में तटस्थ रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन यह एक दिखावा प्रतीत हुआ, क्योंकि विद्यालयों में बाइबल रखना जो है अनिवार्य बताई गई थी, वह पढ़ाई नहीं बताई गई थी। रखना जो उसने कहा था। नेक्स्ट है, घोषणा पत्र के अंदर प्राच्य साहित्य की उपयोगिता स्वीकार की गई, लेकिन फिर मेकाले की तरह पाश्चात्य ज्ञान को अधिक उपयोगी माना गया। पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार पर ज़्यादा बल दिया गया है। तीसरा दोष इसमें बताया कि इसमें शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, भारतीयों के हितों को ध्यान में देखकर नहीं किया गया है। फोर्थ, इसके अंदर बताया कि कुछ विद्वानों ने घोषणा पत्र पढ़कर आरोप लगाया कि इसमें वर्णित निर्देशों में शिक्षा की सार्वभौमिकता का अभाव है। वुड ने अपने घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मॉडल मानकर उसके अनुरूप भारतीय विश्वविद्यालयों की संकल्पना की। ये मॉडल भारतीय शैक्षिक व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर बताया कि घोषणा पत्र में प्राच्यवादियों को केवल संतुष्ट करने के लिए भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में रखने का निर्देश दिया गया, किंतु यह निर्देश केवल सैद्धांतिक बात ही बनकर रह गया है। व्यवहारिकता में अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट, इसके अंदर बताया कि वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो शिक्षा के विकास में क्या योगदान रहा है, इस बारे में इन्होंने जो है इसको दो भागों में बांटा है, तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव। तो तत्कालीन प्रभाव को हम निम्न क्रम से देखेंगे। पहला, इसने 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना। 1854 में इस नीति की घोषणा हुई और 1856 तक कंपनी जो है शासित सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई थी। जन शिक्षा निदेशक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई। दूसरा, 1857 में कलकत्ता व मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और पहले तो ये विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देने तक सीमित रहे। बाद में इनमें शिक्षण कार्य भी होने लगा। तीसरा, सभी स्तर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना होना, यानी कि चाहे जो माध्यमिक है या उच्च शिक्षा से संबंधित है, सभी जो है खोले गए। तो विशेष क्या रहा इसमें, तो इस बीच भारत में 1857 की क्रांति का श्री गणेश हो गया। इस क्रांति को दबाने के लिए भारत में ब्रिटिश फौजों का भारी संख्या में प्रवेश हुआ और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। उसी समय 1858 में जो है लॉर्ड एलिनबरा ने वुड के घोषणा पत्र की नीति का विरोध किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा और 1859 में लॉर्ड स्टिनले भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार के मंत्री पद पर नियुक्त हुए। उसने वुड का घोषणा पत्र जारी रखने का आदेश दिया। पहला, उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे अधिक बल दिया जाए और शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का रहेगा और सहायता अनुदान केवल माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं को ही दिया जाएगा। तो दीर्घकालीन प्रभाव क्या थे, ये तो हमने पढ़े थे इसके जो है तत्कालीन प्रभाव। अब हम दीर्घकालीन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट देने इन्होंने शिक्षा जो है राज्य के नियंत्रण में होगी। जब उसका संपूर्ण नियंत्रण उसके हाथ में होगा तो वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा की पूरी नीति और पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी। तब से आज तक शिक्षा की नीति के साथ उसे क्रियान्वित करने की पूरी योजना प्रस्तुत करती आ रही है। दूसरा, शिक्षा का संगठन विभिन्न स्तरों में। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार बच्चों की आयु, मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया। तब से आज तक हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का ही उत्तरदायित्व रहा है। नेक्स्ट, इसने कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली की निरंतरता। अब से पहले राज्य और सरकार
शिक्षा संस्थाओं को अपनी इच्छा से जो आर्थिक सहायता देते थे। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार निश्चित शर्तों को पूरा करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान देना शुरू किया गया और ये व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य समय की मांग के अनुसार। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गए थे। तब से आज तक समय की मांग के साथ शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का क्रम जारी है। यह वुड डिस्पैच की भारतीय शिक्षा को बहुत बड़ी देन है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। वुड डिस्पैच में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई थी जो आज तक चल रही है। अब तो हमने उसके पहले और पूर्व प्राथमिक अंत में अनेक वर्गों की जो है शिक्षा के लिए अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में प्रगति। तो सभी में क्या है, प्रगति की गई। इसका सबसे पहले जो है बिगुल किसने बजाया, वुड डिस्पैच ने, जो कि हमने सबसे पहले वाले में पढ़ा था। इसमें जो है सबसे के महत्व को तब से आज तक बराबर जो है स्वीकार किया जाता रहा है। इसमें निरंतर प्रगति होती रही है। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, यानी कि उच्च शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। तो अंग्रेजों की व्यवस्था थी कि हम उसे उनकी कूटनीति मान रहे थे। फिर भी स्वतंत्रता के बाद 55 वर्षों के बाद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शास्त्र का माध्यम अंग्रेजी ही क्यों बना हुआ है। तो सच बात ये है कि आज भी हमारी यही व्यवस्था है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आशा करती हूँ कि आप इसको जो है एक बार दोबारा से रिवाइज़ करेंगे और इसको लर्न करेंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।